नमस्कार दोस्तों, साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। और आप अभी वापस मेरे साथ जुड़े हैं आईबीपीएस क्लर्क के मेंस के जो क्वेश्चंस हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन में आप लोगों के सामने मैं क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस लेकर आ रहा हूं और उसी कड़ी में आगे आज फिर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 22 तक हमने किया था और अब जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि बिल्कुल एक नया पैटर्न का क्वेश्चन आपके सामने है। इससे पहले हमने जो किया था वो एरर करेक्शंस की तरह था जिसमें चूज रॉन्ग वन की हेडिंग थी और अब आप हेडिंग देख पा रहे हैं स्टार्टर। दोस्तों स्टार्टर्स और एक और होता है कनेक्टर्स, जिसके की क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लेकर आने वाला हूं, ठीक है। लेकिन फिलहाल क्योंकि हम लोग कर रहे हैं स्टार्टर के क्वेश्चन। अब ये स्टार्टर का क्वेश्चन बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, सर वो मोटर वाली जो स्टार्टर है वो तो नहीं, तो वो वाली स्टार्टर नहीं, यहां अलग स्टार्टर है दोस्तों। और काफी सारे लोगों को पता है क्योंकि आप लोग अगर इस लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल आप लोगों को जो है इसके बारे में पता है। और नहीं भी पता है तो मैं तो हूं आप लोगों के लिए बताने के लिए। तो ठीक है, देखो जरा ये समझते हैं इसको। स्टार्टर होता क्या है भाई, इसके क्वेश्चंस क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन का थोड़ा सा स्टाइल देख लेते हैं। देखो स्टार्टर आपका लिखा है, इसमें आप ध्यान से देखना। क्वेश्चन में 2 आपके सामने 2 सेंटेंस है, ठीक है। 2 सेंटेंस है, नंबर 1 और नंबर 2, और दोनों सेंटेंस जो है बिल्कुल अलग अलग है, ठीक। दोनों सेंटेंस बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन आपको ये देखना है कि इन दोनों सेंटेंस को यदि हम मिलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा है, द होम मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू ट्रांसफर द भीमा कोरेगांव केस टू एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ट्रांसफर करने के लिए होम मिनिस्ट्री ने फैसला किया, ठीक है। क्या इसका मतलब है कि होम मिनिस्ट्री जो है इसने निर्णय लिया कि वो किस चीज का निर्णय लिया कि जो भीमा कोरेगांव केस जो था वो एनआईए को के सुपुर्द करने का निर्णय जो है होम मिनिस्ट्री ने लिया। ये अपने आप में एक वाक्य है, ठीक है। दूसरा वाक्य आप देखो, दिस स्टेप विल हेल्प टू स्टॉप एन अनवारंटेड इंटरफेरेंस इन द पावर ऑफ द स्टेट। क्या बोला जा रहा है कि दिस स्टेप विल हेल्प टू स्टॉप एन अनवारंटेड इंटरफेरेंस इन द पावर ऑफ द स्टेट, कि ये जो कदम है, ध्यान देना, ये जो कदम है ये मदद करने वाला है किस चीज के लिए, रोकने के लिए एक अनवारंटेड इंटरफेरेंस, मतलब एक जबरदस्ती का जो है घुसपैठ या इंटरफेरेंस, जबरदस्ती का कोई जो है बीच में अवरोध जो है इन द पावर ऑफ द स्टेट, की स्टेट के पावर में जबरदस्ती कोई इंटरफेरेंस, कोई अवरोध जो है उसको रोकने का काम करने वाला है ये डिसीजन, ठीक है। क्लियर हुआ? इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा हमको इसमें समझना पड़ेगा कि क्या ये 2 सेंटेंस आपस में एक दूसरे से कोई रिलेशन है इनके बीच में, वो हमको देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्टार्टर की। देखो दोस्तों, स्टार्टर आपकी ये 3 शब्द है, ध्यान देना, ये 3 जो वर्ड हैं आपके, ये स्टार्टर है। ये कोई वर्ड नहीं है, ये स्टार्टिंग है भाई। स्टार्टर मतलब स्टार्टिंग। हमको बस ये देखना है कि क्या ये दोनों को अगर हम मिलाते हैं, ठीक है ना, दोनों सेंटेंस को मिलाकर हम एक सेंटेंस बनाते हैं, उसका मीनिंग चेंज ना होते हुए, ध्यान देना, मीनिंग सेम रखते हुए जब हम मिलाने जाएंगे तो क्या हम इससे शुरुआत कर सकते हैं या इससे शुरुआत कर सकते हैं या फिर इस थर्ड वाले सेंटेंस से शुरुआत कर सकते हैं, वो हमको देखना है। कुछ छोटी छोटी चीजें हमको ध्यान रखना है दोस्तों। क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले देखो कि जो मीनिंग है, जब आप दोनों सेंटेंस को मिलाते हो तो दोनों का जो मीनिंग है और इसमें जो मीनिंग है वो अलग नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। भाई मीनिंग आप थोड़ा बहुत इधर उधर सेंटेंस को मोड़ सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये चीज है, मीनिंग सेम होना चाहिए। दूसरा, आप जो है
कुछ कंजंक्शन ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऐसे शब्द जो है वो आप जोड़ सकते हो, मिला सकते हो, जो शब्द जोड़ने के काम आता है, जैसे कंजंक्शन, जैसे एंड हो गया, बट हो गया, ऑल्दो हो गया, ठीक है। इस तरह के जो वर्ड हैं वो आप यहां पर ऐड कर सकते हो जहां पर भी जरूरत है, ठीक है। क्लियर हुआ? उसके अलावा ये स्टार्ट हुआ है, मीनिंग उसका सेम होना चाहिए, ठीक है। कोई दूसरा नया और बाकी के शब्द आप उसमें ऐड नहीं करोगे, अपनी मर्जी से कोई दूसरा शब्द जो कंजंक्शन है उसके अलावा आप ऐड नहीं करोगे। क्लियर हुआ? तो ये मोटी मोटी 3-4 चीजें आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए और एक बार ये भी देख लेते हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है कि ऑप्शंस आपके मल्टीपल चॉइस के हैं, इसका मतलब मोर देन वन भी हो सकता है। क्या केवल ये जो फर्स्ट वाला स्टार्टर है ये ही हमारा आंसर होगा, सेकंड थर्ड रॉन्ग होगा, या फिर केवल सेकंड वाला राइट होगा, या फिर केवल थर्ड वाला राइट होगा, या दोनों फर्स्ट और थर्ड दोनों ही राइट होंगे, या सेकंड और थर्ड राइट होंगे? तो ये आपके सामने ऑप्शन है, जो भी अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो आपको चूज करना है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि हमको तीनों स्टार्टर से हमको जो है सेंटेंस बनाकर देखना पड़ेगा कि किस स्टार्टर से सेंटेंस बनता है और किससे नहीं बनता है। आई होप दोस्तों आप लोगों ने पूरा डिटेल मैंने आपको समझाया, इस क्वेश्चन का पैटर्न, इस लेवल के क्वेश्चंस मैंने समझाए तो आप लोगों को समझ में आया होगा। और अब चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, पहले फर्स्ट को समझते हैं, होम मिनिस्ट्री। अच्छा, इसमें ये समझाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ऐड करूंगा दोस्तों, कि अक्सर मैं बात करता हूं कि हम लोग ट्रिक से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिक जो है उसकी मदद से मैं आपको पर्टिकुलरली इस सेक्शन में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश की जो समझ है वो आपकी होना बहुत जरूरी है। मतलब इंग्लिश आपका जो समझ, कितनी आप इंग्लिश को समझ पाते हैं, कितनी अच्छे से उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर पाते हैं, उस पर निर्भर करेगा कि आप इस क्वेश्चन को कितना ज्यादा सही कर सकते हो। क्लियर हुई मेरी बात? कि ट्रिक यहां पर नो डाउट काम आती है, बट मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए भाई। जब तक आपको मीनिंग उसका समझ में नहीं आएगा, इस क्वेश्चन को करना थोड़ा मुश्किल होएगा। तो बिल्कुल कोशिश करो, समझो, ठीक है, और हर तरीके से बिल्कुल ट्राई करो। और वैसे तो आप ब्रिलियंट हो ही, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, द होम मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू ट्रांसफर द भीमा कोरेगांव केस टू NIA। ये तो समझ में आ गया है ना। इसका क्या हिंदी है? इसका हिंदी क्या है दोस्तों कि होम मिनिस्ट्री जो है, गृह मंत्रालय जो है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने निर्णय लिया किस चीज का, कि ये क्या करेंगे, ये जो भीमा कोरेगांव एक इंसिडेंट हुआ था, आपने पढ़ा होगा जीके वगैरह में, कि भीमा कोरेगांव में कुछ ऐसे केस हुआ था, और उस केस में जो है उसका वो फिर NIA जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसको शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। तो इसका निर्णय जो है गृह मंत्रालय ने लिया। इजी है, आगे समझते हैं। अब ये जो कदम है, कौन सा कदम, ध्यान देना, ये जो कदम है, ये जो केस को शिफ्ट करने का, इसको ट्रांसफर करने का, ये हेल्प करने वाला है एक अनवारंटेड फालतू का जो रोक टोक है, इंटरफेरेंस है स्टेट के पावर में, उसको दूर करने का, ठीक। इजी है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्या हम इससे शुरू करेंगे, द डिसीजन ऑफ होम मिनिस्ट्री टू, देखो टू लिखा है, अब मुझे बताओ, एक्सक्यूज मी, देखो टू लिखा है, द डिसीजन ऑफ होम मिनिस्ट्री टू। अब बताओ कहां से शुरू करेंगे, द डिसीजन ऑफ होम मिनिस्ट्री टू ट्रांसफर द भीमा कोरेगांव केस टू NIA will help to stop an unwarranted interference in the power of the state। मुझे बताओ क्या मीनिंग सही होगा, ठीक है। देखो ये द डिसीजन ऑफ होम मिनिस्ट्री टू लिखा, टू के बाद हम यहां से शुरू कर देते हैं, ठीक है। कहां से, टू ट्रांसफर, और उसके बाद डैश 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 केस टू NIA विल, फिर उसके बाद ये शुरू कर देते हैं, विल हेल्प किया, और लास्ट में एंडिंग हो जाएगी हमारी। क्या हमारा सही जाएगा? देखो, द डिसीजन ऑफ होम मिनिस्ट्री टू ट्रांसफर द भीमा कोरेगांव केस टू NIA विल हेल्प टू स्टॉप एन अनवारंटेड
इंटरफेरेंस। और मीनिंग अगर मैं बात करूं तो क्या होगा कि होम मिनिस्ट्री का जो डिसीजन है, ये जो भीमा कोरेगांव केस को एनआईए को देने का, ये मदद करने वाला है अनवारंटेड इंटरफेरेंस को, जो स्टेट पावर के अनवारंटेड इंटरफेरेंस है उसको रोकने में। बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों ये हमारा राइट है। क्लियर हुआ? इस अप्रोच के साथ इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला हमारा राइट है। सेकंड देखते हैं कि ये होगा कि नहीं। ध्यान देना, द भीमा कोरेगांव डिसीजन, बताना जरा कहां है द भीमा कोरेगांव डिसीजन। दोस्तों भीमा कोरेगांव जो है वो तो कोई डिसीजन है ही नहीं। द भीमा कोरेगांव केस डिसीजन, देखो भीमा कोरेगांव डिसीजन, मुझे बताओ क्या भीमा कोरेगांव डिसीजन है? क्या भीमा कोरेगांव फैसला है? भाई भीमा कोरेगांव जो केस है उसका डिसीजन होगा, ठीक है। तो यहां पर ये आपका मीनिंग नहीं आ रहा है, ठीक है, इसके हिसाब से नहीं आ रहा है। तो भीमा कोरेगांव डिसीजन, अब डिसीजन अगर कहीं पर लिखा है, कहां? पहली बात तो डिसीजन लिखा नहीं है। अगर हम इसको जोड़ने की कोशिश, बताओ आप जोड़ सकते हो क्या? भीमा कोरेगांव डिसीजन टू ट्रांसफर द केस, नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये वाला आपका रॉन्ग है, सेकेंड वाला नहीं होगा। आगे देखते हैं, प्रोवाइडेड दैट द होम मिनिस्ट्री, देखो प्रोवाइडेड का मतलब क्या है? प्रोवाइडेड का मतलब है शर्त है, बोलते ना बशर्त है, कि कंडीशन रखने की यहां पर बात हो रही है कि अगर ऐसा होता है, मतलब प्रोवाइडेड दैट द होम मिनिस्ट्री का मतलब है कि यदि होम मिनिस्ट्री, देखो ध्यान देना, प्रोवाइडेड दैट द होम मिनिस्ट्री ट्रांसफर द भीमा कोरेगांव केस दिस स्टेप, बिल्कुल कोई मीनिंग नहीं आ रहा है ना। तो प्रोवाइडेड तो ये आपका क्या हो गया कि शर्त रखने की बात हो रही है कि अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा हुआ, अगर होम मिनिस्ट्री ऐसा करेगी तो ऐसा होगा, है ना। इस तरह का कोई मीनिंग यहां पर नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपका ये थर्ड वाला भी रॉन्ग है दोस्तों। और राइट आंसर हमारा क्या हो गया? केवल फर्स्ट वाला, ओनली फर्स्ट जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। देखो ये दोनों मीनिंग में, इसीलिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि पूरा इसको हिंदी में समझना, इमेजिन करना, आपकी इमेजिनेशन भी यहां पर काम में आती है ना। पूरा उसको समझना कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है। देखो भीमा कोरेगांव डिसीजन, पहली बात तो ये कि भीमा कोरेगांव का कोई फैसला था ही नहीं, ठीक है। भीमा कोरेगांव का तो कोई फैसला ही नहीं था, होम मिनिस्ट्री का फैसला था कि वो भीमा कोरेगांव को ट्रांसफर करे, तो मीनिंग ही नहीं आ रहा है ना, तो कैंसिल हो गया। अब यहां पर देखो कोई एक वो रख दी, इन्होंने शर्त रख दी, उन्होंने कंडीशन की, अगर ऐसा होता है, अगर मान लो कि ऐसा होता है कि होम मिनिस्ट्री जो है वो भीमा कोरेगांव केस को कहीं और जाती है, तो फिर क्या होगा कि कुछ नहीं होगा, कोई मीनिंग नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब ये भी आपका नहीं होने वाला है। तो आंसर हमारा आपके सामने दोस्तों, द डिसीजन ऑफ होम मिनिस्ट्री टू ट्रांसफर द भीमा कोरेगांव केस टू एनआईए विल हेल्प टू स्टॉप एन अनवारंटेड इंटरफेरेंस इन दी पावर ऑफ द स्टेट। ठीक, क्लियर हुआ? फर्स्ट वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, मेनी कंट्रीज हैव रिक्वेस्टेड their diplomats in China to come back at once from there। क्या इस फर्स्ट वाले हमारे सेंटेंस का मतलब है कि बहुत सारे देशों ने जो है क्या किया, उनके वहां के जो डिप्लोमेट्स जो थे, जो उन्होंने चाइना में जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, अलग अलग देशों के डिप्लोमेट का मतलब जैसे राजदूत वगैरह होते हैं, या उनकी जो एम्बेसीज वगैरह होती है, जो देशों के रिलेशंस कुछ अच्छे होते हैं, तो वो आपसी जो है उनके एम्बेसीज होती हैं। जैसे हमारे भारत में दिल्ली में पाकिस्तान की एम्बेसी है, यूएस की एम्बेसी है मुंबई में, और इसी तरीके से चाइना की एम्बेसी है हमारे इंडिया में। तो ये और चाइना के अंदर भी इंडिया की एम्बेसी है। तो इस तरह से वो जो भी टूरिस्ट वगैरह आते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम होती है या इस तरह की कोई भी फॉरेन रिलेटेड कोई समस्या होती है, तो ये एम्बेसीज हेल्प करती है। आप लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा कि किस तरीके से एम्बेसीज में जो है वो कैसे कोऑर्डिनेट करती है गवर्नमेंट से आपस में। ठीक है, तो यहां पर उसी सेंस में बात हो रही है कि बहुत सारे देशों ने क्या किया दोस्तों, बहुत सारे देशों ने अपनी
अपने जो डिप्लोमेट्स हैं, वहां के जो ऑफिशियल्स जो है, उनको क्या किया, उनको रिक्वेस्ट किया, जो चाइना में थे उनको रिक्वेस्ट किया कि आप लोग जो है तुरंत वहां से वापस आ जाएं, क्योंकि सिचुएशन वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ा गई होगी, है ना। आगे देखते हैं, ये मीनिंग तो क्लियर हुआ आप लोगों को। अब देखो नेक्स्ट वाला देखो, वी कैन अज्यूम दैट दिस step has been due to the outbreak of COVID-19 at such a large scale। तो देखो कारण बताया जा रहा है, ध्यान देना दोस्तों, अगर आप बिल्कुल ध्यान दोगे, इसको समझोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। बहुत सारे देशों ने अपने डिप्लोमेट को इसलिए बुलाया, तुरंत चाइना से इसलिए बुलाया, क्योंकि वहां पर क्या हो गया था, ये जो कोरोना 19 कोविड-19 जो वायरस है, वुहान शहर में आप लोगों को पता है, वहां एकदम बहुत बड़े स्तर पर फैल गया था। तो अब देखो दोनों सेंटेंस में क्या कनेक्शन है, कैसे हम दोनों सेंटेंस को जोड़ सकते हैं भाई। एक ये इसका कारण है, ठीक है, ये क्या है, इसका कारण है कि ये परिणाम है और ये कारण है, क्लियर हो रहा है, ये कॉज है और ये इफेक्ट है। भाई ये क्या है, ये सेंटेंस हमारा क्या शो कर रहा है, कॉज, परिणाम शो कर रहा है, ठीक है ना। क्या शो कर रहा है, देखो ध्यान देना, परिणाम शो कर रहा है, और ये आपका क्या है, ये आपका कारण बताया जा रहा है, ये आपका इफेक्ट बताया जा रहा है, सॉरी यहां पर आपका इफेक्ट होने वाला है, ठीक है, ये आपका क्या होने वाला है, इफेक्ट होने वाला है, और ये आपका कॉज होने वाला है। समझ में आ रही बात कि भाई क्यों रिक्वेस्ट किया इतने सारे देशों ने कि वापस आ जाओ डिप्लोमेट्स, इसलिए किया, कारण क्या था कि वहां पर कोविड स्प्रेड हो गया था, सीधी सीधी भाषा में समझना है, ठीक है ना। अब हमको देखना है कि क्या ये हमारा स्टार्टर हो सकता है। भाई शुरुआत में ये सेंटेंस, ये लाइनों से क्या हम शुरू कर दोनों सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, वो हमको देखना है। देखो क्या लिखा है, दो मेनी कंट्रीज। अब जैसे ही ये पहला वर्ड आपके सामने आया दोस्तों, क्या, दो। अब दो के बारे में थोड़ी जानकारी आप लोगों को होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो याद रखो कि ये जो शब्द है दो, ये क्या क्रिएट करता है, ये अपोजिट सेंस देता है, विपरीत सेंस ये आपका देने वाला है। इसका क्या मतलब है कि अगर एक सेंटेंस कहेगा कुछ और कुछ कहेगा, तो दूसरा सेंटेंस उसका उलट कह देगा, अपोजिट सेंस दे देगा। जैसे दो से शुरुआत हुई है ना, मान लो दो से शुरुआत हुई, उसके बाद तो यहां ले लेते हैं, देखो दो से शुरुआत हुई, उसके बाद एक वाक्य और उसके बाद कॉमा और फिर दूसरा वाक्य। अब मान लीजिए कि फर्स्ट वाला सेंटेंस हमारा सकारात्मक है, पॉजिटिव सेंस का है, तो दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। और उसी तरीके से बिल्कुल मान लीजिए कि फर्स्ट वाला हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंस का है, तो क्या होने वाला है, दूसरा वाला पॉजिटिव सेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से बिल्कुल अपोजिट एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करता है। अब इसको पढ़ने से पहले ये बताओ कि क्या यहां पर दोनों सेंटेंस में कोई भिड़ंत है, कोई अपोजिट सेंस है क्या, नहीं है भाई। एक तो परिणाम है और दूसरा उसका कारण है, कोई अपोजिट सेंस की तो बात ही यहां पर नहीं हो रही है। तो उस बिना पर अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट वाला हमारा नहीं होगा, ठीक, क्लियर शब्दों में बता दिया दोस्तों, फर्स्ट वाला आपका नहीं होगा। देखो दो, अब थोड़ा समझ लेते हैं, दो मेनी कंट्रीज, हालांकि, दो का हिंदी क्या होता है दोस्तों, हालांकि होता है, ठीक है ना। हालांकि बोलो या आप यद्यपि बोलो, ठीक है, या उसे जबकि करके बोलो, तो हालांकि, यद्यपि, जबकि, इस तरीके से आप उसको बोलो। हालांकि बहुत सारे देश, ध्यान देना, हालांकि बहुत सारे देशों ने क्या किया, अपने डिप्लोमेट को चाइना से रिक्वेस्ट करा कि वापस आ जाओ, लेकिन कोई नहीं गया, कोई नहीं वापस गया। तो क्या इस तरीके से सेंस आ रहा है भाई, एक में उन्होंने बुलाया, दूसरों में उनकी अवज्ञा कर दी, उनकी बात नहीं मानी। अगर ऐसा होता तो हम ये दो लगा देते, पर ऐसा नहीं हो रहा है, उन्होंने बुलाया और कारण इसलिए बुलाया, मतलब कुछ और मीनिंग, तो आपने फर्स्ट वाला कैंसिल कर दिया दोस्तों, ठीक है, फर्स्ट वाला आप लोगों ने कैंसिल कर दिया। आगे देखते हैं सेकेंड वाला, वी कैन अज्यूम। अब ध्यान देना, देखो वी कैन अज्यूम, अज्यूम का मतलब हम उसको सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं,
ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। क्या इमेजिन कर सकते हैं, जरा बताओ जरा, ये यहां से है, वी कैन अज्यूम दैट, अब देखो अज्यूम है, जाहिर सी बात है, ये सेंटेंस पूरा पढ़ेंगे हम लोग, तो देखो वी कैन अज्यूम दैट दिस स्टेप हैज बीन ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ COVID-19 at such a large scale, many countries have requested। भाई ये बताओ, अगर ये पूरा सेंटेंस आपने शुरुआत कर दी, पूरा आपने पढ़ दिया, तो क्या ऐसा उल्टा ये हो सकता है, पहले आपने कारण बता दिया, फिर उसका आपने परिणाम बताया, भाई पहले परिणाम फिर कारण, इसका उल्टा क्या आप कर सकते हो, मुझे ये बताओ, क्या आप शुरुआत इससे कर सकते हो, सेकंड फिर फर्स्ट, कि हम अज्यूम करें कि ये जो स्टेप है, अब ये स्टेप तो पहले ही बता दी, उसके बाद आखिरी में मेनी कंट्रीज, वो वापस स्टेप कैसे बोलोगे, है ना, कोई मेल जोल नहीं हो पा रहा है, कोई इसका गठजोड़ नहीं हो पा रहा है ना, तो शुद्ध हिंदी में मैं आप लोगों को बताऊं, इंग्लिश में बताऊं तो इसका कोलैबोरेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, तो ये भी आपका नहीं होने वाला है, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हम अज्यूम करें कि ये कदम जो है इसलिए हुआ कि कोविड-19 हुआ था, और फिर कदम तो पहले ही हो गया, फिर वापस उसके बारे में कैसे बोलोगे, नहीं बोलोगे, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो दो ऑप्शन हमारे स्टार्टर नहीं है। देख लेते हैं तीसरा वाला दोस्तों, दिस स्टेप हैज बीन, ध्यान देना, दिस स्टेप हैज बीन ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19। भैया कौन सी स्टेप, आपने बोला ये जो कदम है, क्या इससे शुरुआत करोगे, अगर इससे शुरुआत कर लोगे तो फिर वो मेनी कंट्रीज हैव रिक्वेस्टेड को कहां फिट करोगे, कैसे फिट करोगे, नहीं फिट कर पाओगे। ठीक है, कोई फिट कर ही नहीं है जो फिट कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया दोस्तों, थर्ड वाला भी आपका नहीं होने वाला है। इसका मतलब ये क्वेश्चन में आपका नन, कोई भी हमारा यहां पर कोई भी स्टार्टर जो है इन दोनों सेंटेंस को जोड़ नहीं सकता है। हां, कैसे जोड़ता, अगर इस सेंटेंस से शुरुआत होती, अगर यहां मेनी कंट्रीज से शुरुआत होती, या यहां पर इस तरह से होता कि एज मेनी कंट्रीज हैव रिक्वेस्टेड, अगर एज करके शुरुआत होती ना दोस्तों, तो ये सही हो जाता कि एज मेनी कंट्रीज हैव रिक्वेस्टेड द डिप्लोमेट XYZ, वी कैन अज्यूम दैट दिस स्टेप हैज ड्यू टू द कोविड स्प्रेड ऑफ कोविड-19, वो आपका सही हो जाता है ना। क्लियर हुआ, इसका मतलब इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं, और ई वाला आपका राइट ऑप्शन है। ठीक दोस्तों, हुआ क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपके सामने, द गवर्नमेंट हैज ड्रॉन अप द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन दैट इज NIP प्लान फॉर रूरल एरियाज। क्या बोला जा रहा है कि जो सरकार है उन्होंने क्या किया, उन्होंने ड्रॉन अप किया। ठीक है, अब यहां पर चलिए एक क्वेश्चन का ही एरर है, मैं इसको सही कर देता हूं, क्योंकि हैज है तो इधर वर्ब का थर्ड फॉर्म आने वाला है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का एरर था, मैंने करेक्ट कर दिया। आप देखो क्या लिखा है दोस्तों यहां पर कि गवर्नमेंट हैज ड्रॉन्ड अप अ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, की गवर्नमेंट ने जो है क्या किया, ड्रॉन अप किया। ड्रॉन्ड अप का मतलब होता है उसका खाका तैयार किया। ठीक है, एक जो पॉलिसी है उसका जो खाका तैयार करने का मतलब होता है कि उसकी जो प्लानिंग की, ठीक है, उसका रोड मैप जो है वो डिजाइन किया। ठीक है, क्या किया, उसका जो पूरा का पूरा उसका जो प्लानिंग है या फिर उसका जो रोड मैप है वो डिजाइन किया। ठीक है, तो वो ड्रॉन अप किया। क्या ड्रॉन अप किया उन्होंने कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जो कि एक प्लान का नाम है, NIP शॉर्ट में उसका फॉर्म है, फॉर रूरल एरिया, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके लिए उन्होंने पूरी एक प्लानिंग तैयार की। ठीक है ना, क्लियर हुआ। आगे देखो, द गवर्नमेंट इज प्लानिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवर ₹100 crore इन दिस लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। अब ध्यान देना दोस्तों, यहां शुरू में क्या बोला जा रहा है कि सरकार जो है इन्होंने एक प्लानिंग तैयार की। ठीक है, सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक पूरी प्लानिंग तैयार की जिसका नाम था NIP, किसके लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए। और उसमें आगे गवर्नमेंट इज प्लानिंग एन इन्वेस्टमेंट, मतलब वो साथ साथ क्या कर रही है, एक इन्वेस्टमेंट, मतलब इतना पैसा लगाना चाह रही है। भाई कितना पैसा, 100 करोड़ रुपीस इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये यहां पर जोड़ा जा रहा है,
दोनों सेंटेंस को जो है फेविकोल से चिपकाया जा रहा है ना, मतलब एडिशन किया जा रहा है भाई, ये प्लस उसके बाद गवर्नमेंट जो है और क्या करने वाली है, उसके साथ इतना पैसा देने वाली है। तो यहां पर कौन सा कंजंक्शन लग रहा है दोस्तों, यहां पर एंड कंजंक्शन जो है वो क्या कर देगा, वो इन दोनों को जोड़ देगा। देखो पहले तो ऐसे अपनी पूरी उसको समझो, आप पूरा हिंदी में उसको घोटो, ये मैं बोलूंगा आपको, तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसको ये समझो कि ये गवर्नमेंट जो है इन्होंने एक प्लानिंग बनाई और इस प्लानिंग के लिए गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपए दे दिए, बस सीधी सी बात। गवर्नमेंट ने प्लानिंग बनाई और इसके लिए इतना पैसा मुहैया करवाया, इशू करवाया। अब देख लेते हैं किससे होगा शुरू। देखो ये हमारा स्टार्टर है, आफ्टर ड्राइंग अप, आफ्टर ड्राइंग अप, ध्यान देना ड्राइंग कहां है, ये ड्रॉन था अब ड्राइंग हो गया। ड्राइंग का मतलब भी होता है पूरा उसका मैप तैयार करना, डिजाइन उसका खाका तैयार करना। तो देखो उसकी पूरी डिजाइन तैयार करने के बाद आफ्टर ड्राइंग अप द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी, ध्यान देना दोस्तों, आफ्टर क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि आफ्टर ड्राइंग ऑफ द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्लान फॉर रूरल एरियाज, गवर्नमेंट इज प्लानिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़ इन दिस लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। क्या ऐसा होगा कि ये पूरा का पूरा एक प्लान बनाने के बाद सरकार जो है 100 करोड़ रुपए उसमें डालने की बात कर रही है या उसकी प्लानिंग कर रही है, बिल्कुल होगा, है ना, यही हो रहा है ना, मीनिंग यही जा रहा है भाई, गवर्नमेंट यही तो काम कर रही है कि पहले उसने क्या किया कि पूरा एक प्लान तैयार किया और फिर उसमें इन्वेस्टमेंट डाला। तो बिल्कुल आपका यहां पर फर्स्ट वाला मैं कहूंगा दोस्तों बिल्कुल सही है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में शोर हो रहा है इसलिए मुझे थोड़ा सा दोस्तों जोर से बोलना पड़ रहा है, आप लोग इसको थोड़ा सा अवॉइड करें और इनकन्वीनियंस है रुक जो है उसके लिए थोड़ा सा मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा, ठीक है, पर आप थोड़ा सा फोकस मेरी बातों पर रखें, आसपास की आवाज पर ना रखें, ठीक है ना। तो देखो क्या हो रहा है दोस्तों, ये फर्स्ट वाला मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ कि एक पूरा का पूरा एक प्लान बनाने के बाद उसकी प्लानिंग उसकी पूरे खाका तैयार करने के बाद गवर्नमेंट जो है अब प्लान कर रही है कि वो 100 करोड़ रुपीस जो है इस प्रोजेक्ट में डालने वाली है। बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सेकंड देखो आप, सिंस द गवर्नमेंट हैज, अब देखो सिंस का मतलब है क्योंकि या चूंकि, है ना, इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं शुरुआत दोस्तों, चूंकि या फिर क्योंकि, है ना, इस तरीके से। क्योंकि का कारण यहां पर आ रहा है कि क्योंकि गवर्नमेंट जो है, ध्यान देना, क्योंकि गवर्नमेंट ने चूंकि गवर्नमेंट ने जो है ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी जो है ये प्लान रूरल एरिया के लिए वो प्लान किया है, ये ड्रॉ किया है, इसलिए देयरफॉर, ध्यान देना, देयरफॉर द गवर्नमेंट इज प्लानिंग एन इन्वेस्टमेंट। तो क्या ऐसा होगा कि क्योंकि इन्होंने ऐसा प्लान किया है और अब ये क्या करने वाले हैं, इसमें 100 करोड़ रुपए डालने वाले हैं, बिल्कुल होगा, ठीक है भाई, बिल्कुल यहां पर मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है हमारा और बिल्कुल सही जा रहा है, इससे शुरुआत कर सकते हैं, ठीक। मतलब दोस्तों सेकंड वाला भी हमारा करेक्ट जा रहा है। थर्ड वाला आप देखो, ध्यान देना, क्या इससे शुरुआत हम कर सकते हैं, इन दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ, ध्यान देना, इन दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़ इन, अच्छा ध्यान देना, इन दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़ इन दिस लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट गवर्नमेंट हैज ड्रॉन अप अ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्लान फॉर रूरल एरिया। ध्यान देना कि इस इन्वेस्टमेंट में ये जो 100 करोड़ है इसके अंदर गवर्नमेंट ने ये प्लानिंग करी। तो क्या ऐसा मीनिंग होगा कि 100 करोड़ रुपए लगाकर जो है गवर्नमेंट ने केवल प्लानिंग ही करी? ऐसा नहीं है। क्या होगा, पहले गवर्नमेंट ने प्लानिंग करी, उसके बाद उसके अंदर कुछ पैसा डाला, 100 करोड़ रुपीस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्लानिंग, अगर ये होगा ना दोस्तों, इससे शुरुआत करेंगे ना, तो मीनिंग ऐसा हो जाएगा कि ये पूरी की पूरी जो 100 करोड़ रुपीस जो इन्होंने लगाए, उससे खाली इन्होंने बस प्लानिंग ही करी और कुछ नहीं किया। तो ऐसा मीनिंग यहां पर नहीं है। पहले उन्होंने प्लानिंग किया, उसके बाद ये पैसा उस प्रोजेक्ट के अंदर दिया गया। हुआ क्लियर? आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा जिस तरीके से हमने इसको समझा, बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया, फर्स्ट और सेकंड हमारा आंसर है। तो क्या होने वाला है, ओनली फर्स्ट और
सेकंड, ये डी वाला जो है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर है? वीडियो को फिर से देखें आप लोग अगर इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाए हो तो। और चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देखो 26 हमारा जो क्वेश्चन है पढ़ते हैं। फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, द फर्म हैज अप्रोच्ड ग्लोबल बैंकर्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच एम्बिशियस स्कीम। क्या यहां पर बोला जा रहा है कि फर्म का मतलब होता है कि कंपनी, वो जो कंपनी है उसने क्या किया, उसने अप्रोच किया, मतलब उनके पास उन्होंने उनके पास गए, उनके पास उन्होंने डिमांड की, एक तरह से उनसे अपील किया, ठीक है, मांग की आप बोल सकते हो, उनके पास गए। फर्म जो है, कंपनी जो है किसके पास गई, जो ग्लोबल बैंकर्स है, वैश्विक जो बैंक वगैरह है, बड़े बड़े जो बैंक्स होते हैं सॉफ्ट बैंक जैसे, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच एम्बिशियस स्कीम, की इनको जो है एक स्कीम, एक कोई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना था और उसके लिए इन्होंने किससे सहायता मांगी, इन ग्लोबल बैंकर्स से सहायता मांगी, उनके पास अप्रोच किया। ठीक है, क्लियर हुआ? सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, मेनी बैंकर्स हैव शोन अ कीन इंटरेस्ट इन द स्कीम एज इट विल प्रूव बेनिफिशियल फॉर देम इन फ्यूचर। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे तो लग रहा है। देखो यहां क्या हुआ कि फर्म ने क्या किया, बैंक के पास गई और बोला कि भैया आप हमको ये स्कीम के लिए हेल्प करो, पैसे दो। और बैंक जो है इन्होंने क्या किया, उसमें इंटरेस्ट लिया, मतलब बैंक ने हाँ भर दिया, है ना। इंटरेस्ट लिया मतलब ब्याज लिया, वो एक अलग बात हो गई, बट यहां पर बैंक ने उनका जो प्रोजेक्ट था उसमें इंटरेस्ट लिया, उसमें उनको रुचि ली उन्होंने, और उनको ऐसा लगा कि ये जो स्कीम है ये फ्यूचर के लिए उन्हें भी फायदा करने वाली है, उनका भी जो पैसा है वो भी बहुत बढ़ने वाला है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ जरा, दोनों को जोड़ने का काम हो रहा है कि तोड़ने का काम हो रहा है? भाई दो सेंटेंस जो है वो जुड़ रहे हैं, है ना, ऐड हो रहे हैं। तो आप ऐड कैसे कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो एंड से, ठीक है ना। किससे कर सकते हो, एंड से कर सकते हो, या अगर जैसे कोई कारण बताना है तो आप बोल सकते हो देयरफॉर, ठीक है ना, देयरफॉर से आप ये कर सकते हो, आप जोड़ सकते हो। ठीक है, ऑल्सो से आप जोड़ सकते हो, या फिर मोर ओवर से आप जोड़ सकते हो। तो ये जो आपके कंजंक्शन है ना दोस्तों, ये सारे जो कंजंक्शन मैंने अभी यहां पर लिखे, ये सारे के सारे क्या करने के काम आते हैं, प्लस करने के काम आते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने के काम आते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार अगर किसी को तोड़ना है ना, किसी को सेपरेट करना है, अलग करना है, या अपोजिट सेंस दिखाना है, तो उसके लिए फिर ये आपके ऑल्दो, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑल्दो आ जाएगा, या फिर बट आ जाएगा, या फिर यट आ जाएगा। तो ये जो वर्ड है ये आपके तोड़ने के काम करते हैं, ये आपके कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करते हैं। अब आप देखो यहां पर जैसे हमने समझा उसको हिंदी में किया, उससे तो यही लग रहा है कि दोनों चीजें जो है एक दिशा में चल रही है, जुड़ रहा है एक दूसरे से। ठीक है, तो फर्म जो है उन्होंने बैंक के पास गए और उन्होंने कहा कि साहब आप ये जो है स्कीम हम है, हमारा प्रोजेक्ट है, आप उसमें पैसा दो। और बैंक ने भी उस प्रोजेक्ट को देखा और उसमें रुचि ली, उनको लगा कि यार फ्यूचर में जो है ये प्रोजेक्ट हम ना केवल कंपनी को फायदा देगा बल्कि हमें भी फायदा देकर जाएगा। इसका मतलब यहां पर जोड़ने का काम हो रहा है। अब समझने के बाद बताओ जरा किससे स्टार्टर होगा, क्या हम फर्स्ट से करेंगे, सेकंड से करेंगे, या फिर थर्ड से करेंगे? देखो फर्स्ट हमारा स्टार्टर क्या है दोस्तों, फर्स्ट स्टार्टर क्या है, एज मेनी बैंकर्स हैव, ध्यान देना, एज से शुरू हो रहा है ना। एज का मतलब होता है क्योंकि या चूंकि, जैसे है ना सिंस लगा था वैसे ही ये एज काम कर रहा है। ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि या फिर चूंकि, इस तरह का यहां पर मीनिंग आ रहा है कि चूंकि, ध्यान देना, एज मेनी बैंकर्स हैव शोन कीन इंटरेस्ट इन द स्कीम it will prove beneficial to them, the firm has approached the global bank। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, क्या हम ऐसा जोड़ सकते हैं कि चूंकि बहुत सारे जो बैंक वाले हैं, ठीक है ना, उन्होंने एक इंटरेस्ट दिखाया और इसलिए कंपनी वहां पर गई उनके पास।
यार भाई ये बताओ पहले एक्शन कौन सा हुआ, पहले कौन सा एक्शन हुआ? पहले ये लोग वहां गए, बैंक में गए कि साहब हमारा ये प्रोजेक्ट है, आप लोग पैसे दे दो, सीधी भाषा में, और फिर बैंक ने इंटरेस्ट लिया? या ऐसा उसका उल्टा हुआ कि पहले बैंक ने इंटरेस्ट लिया कि वाह 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 बहुत अच्छा, मोटा भाई जो है बहुत कमाई कर रहे हैं जियो में, चलो हम उनके पास जाते हैं और बोलते हैं मोटा भाई थोड़ा पैसा हमारी बैंक से भी ले लो। तो इस तरह का हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है, उल्टा। फर्स्ट एक्शन आपको देखना है दोस्तों कि पहले तो क्या हुआ कि कंपनियों ने बैंक में अप्रोच किया और फिर बैंक ने उसमें क्या दिया, उसमें इंटरेस्ट दिखाया, ठीक है। यहां उल्टा हो रहा है कि बहुत सारे बैंक जो है वो पहले कंपनी के उन्होंने इंटरेस्ट लिया और उसके बाद जो है बैंकर, उसके बाद जो है कंपनियां वहां पर गई। तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला है, ए वाला कैंसिल कर दो, ठीक है ना दोस्तों, ए वाला बिल्कुल कैंसिल हो गया। नेक्स्ट आप देखो, फॉर सच स्कीम, ध्यान देना, फॉर सच स्कीम कहां लिखा है बताओ जरा? फॉर सच स्कीम, देखो ये द हैज अप्रोच ग्लोबल बैंकर फॉर द इंप्लीमेंट, हाँ ये रहा, ठीक है, फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सच स्कीम। और यहां क्या है? फॉर सच स्कीम, क्या ऐसा होगा मुझे बताओ? फॉर सच स्कीम, ऐसी स्कीमों के लिए फर्म जो है वो बैंक के पास गई और बहुत सारे बैंक जो है उन्होंने फिर इंटरेस्ट लिया। तो फॉर सच स्कीम द फर्म हैज अप्रोच द ग्लोबल बैंक, और आगे क्या है ना, मेनी बैंकर, नहीं बिल्कुल नहीं होगा कि फॉर सच, इस स्कीम के लिए, ध्यान देना, ऐसी स्कीमों के लिए, ऐसी स्कीमों के लिए बैंक जो है वो कंपनी जो है वो बैंक के पास गई। भाई कौन सी स्कीमों के लिए? क्या यहां पर कोई स्पेसिफिक स्कीम की बात हो रही है ना? नहीं हो रही ना। तो ऐसी स्कीमों के लिए बैंक जो है, कंपनी जो है बैंक के पास गई, कोई मीनिंग नहीं आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब सेकेंड वाले से भी हमारा शुरुआत हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। फिर आप देखो अगला, दो द स्कीम इज, आप देखो मैंने जैसे बताया था दो, वहां पर भी मैंने लिखा हुआ है दो या ऑल दो, और ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव आपका कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करता है, अपोजिट सेंस देता है कि दो द स्कीम, अगर इसके हिसाब से हम चलेंगे तो देखो मीनिंग क्या होगा? दो द स्कीम इज सच एन एम्बिशियस, ऐसा कुछ होगा। दो द स्कीम इज, कोई मीनिंग ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और हालांकि ये जो स्कीम है कोई मीनिंग ही नहीं हो रहा है ना, स्कीम के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं भाई। स्कीम को तो आप सब्जेक्ट बना ही नहीं सकते हो, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा विषय क्या है? फॉर्म की बात हो रही है, कंपनी की बात हो रही है। स्कीम का विषय तो यहां पर है ही नहीं, वो तो स्कीम के लिए गए थे वहां पर, ठीक है। तो यहां पर आप स्कीम से शुरुआत वैसे ही नहीं करोगे। दो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, दोनों सेंटेंस अपोजिट सेंस बिल्कुल नहीं दे रहे, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। मतलब ये थर्ड वाला भी यहां पर हमारा नहीं होने वाला है दोस्तों, बिल्कुल, ठीक है ना। थर्ड वाला ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऑप्शन जो है वो नहीं होने वाले हैं। तो ये जो ई वाला जो हमारा ऑप्शन है नन का, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक, क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।